दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। दादी की कहानियाँ। गर्म दोपहर में तपती जमीन पर एक दुबला पतला किसान रामू अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की किरणें उसकी पीठ को झुलसा रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदों के अलावा कोई शिकन नहीं थी। रामू, धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर छांव में आ जाओ। नहीं सरला, अगर अभी रुक गया तो ये खेत फिर सुना रह जाएगा। इस बार फसल अच्छी करनी ही होगी। लेकिन बिना खाए पिए कितनी देर और काम करोगे? जब तक मेहनत रंग नहीं लाती तब तक थकान का सवाल ही नहीं उठता। गांव का जमींदार चौधरी साहब अपने गुंडों के साथ खेत के किनारे खड़ा था। उनकी नजरों में ठंडी बेरुखी थी। ओ रामू, सुना है इस बार बड़ी फसल उगाने की सोच रहा है। कर्ज चुका पाएगा? चौधरी साहब, भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और आपका कर्ज भी चुका दूंगा। बड़ा भरोसा है तुझे अपने हाथों पर। लेकिन याद रखना, अगर फसल चौपट हुई तो तेरा खेत मेरे नाम हो जाएगा। मेहनत की जमीन को कोई छीन नहीं सकता चौधरी साहब। रामू का 8 साल का बेटा मोहन और 5 साल की बेटी गुड़िया खेत के पास खेल रहे थे। दोनों मासूम आंखों से पिता को देखते। बाबा, इस बार क्या हमारी फसल सबसे अच्छी होगी? हाँ बेटा, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी मदद करते हैं। और फिर हम नई किताबें खरीद सकेंगे ना बाबा? हाँ बेटी, इस बार तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंगन में बैठा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। कुछ सोच रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ कि इस बार खेत को पूरी जान लगाकर तैयार करना है। ये बस फसल नहीं, हमारे जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रामू, ये सपना जरूर पूरा होगा। हाँ, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थी और रामू अपने खेत में हल लेकर खड़ा था। आज उसे बीज बोने थे। पास में सरला और मोहन मिट्टी छानने में मदद कर रहे थे। ये सिर्फ बीज नहीं, हमारे मेहनत का पहला कदम है। और इस बार भगवान भी हमारे साथ है। बाबा, मैं भी बीज डालूंगा। क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने की आदत अभी से डालनी चाहिए। रामू और उसका परिवार पूरे जोश से खेत में जुट गया। हर बीज के साथ उन्होंने उम्मीद बोई, सपने बोए। शाम हो चुकी थी। रामू आंगन में बैठा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। रामू, क्या सोच रहे हो? बादल अच्छे हैं, लेकिन अगर तेज बारिश हो गई तो बीज बह सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। देखना, तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस यही डर है कि कहीं कुदरत फिर से परीक्षा ना लेने लगे। बादल घने हो रहे थे और हवा तेज बहने लगी थी। एक कठिन रात आने वाली थी। आधी रात को तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। रामू बेचैन होकर उठा और खेत की ओर भागा। चारों तरफ अंधेरा था। पानी मूसलाधार बरस रहा था। हे भगवान, मेरी फसल को बचा लो। रामू, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तुम खुद भी भीग जाओगे। ये सिर्फ फसल नहीं, हमारा भविष्य है सरला। रामू ने खेत में जाकर
पानी की निकासी की कोशिश की, लेकिन बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी मेहनत पर पानी फिरने का डर उसके मन को झकझोर रहा था। बारिश के बाद की सुबह ठंडी और शांत थी। रामू घबराहट में खेत पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा। खेत की मिट्टी गीली थी, लेकिन बीज अब भी सुरक्षित थे। भगवान का शुक्र है, बीज बच गए। मेहनत और भरोसा कभी हार नहीं सकता। बाबा, अब तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी ना? हाँ बेटा, अब ये खेत सोना उगलेगा, सोना। कई हफ्ते बीत चुके थे। रामू के खेत में नन्हे नन्हे पौधे उगाए थे। हरियाली देखकर उसका दिल खुशी से भर उठा। मोहन और गुड़िया भी खेत में दौड़ते खेलते थे। बाबा, बाबा देखो, हमारे खेत में कितनी हरियाली आ गई। हाँ बेटा, ये मेहनत का पहला इनाम है। अब तो हमको ढेर सारे अनाज मिलेंगे ना? हाँ बेटी, और इस बार तुम्हारी नई फ्रॉक भी जरूर आएगी। रामू का सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अभी भी बाकी थे। एक शाम जब रामू खेत में पानी देने गया, तो अचानक आसमान में अजीब सी हलचल हुई। देखते ही देखते हजारों टिड्डियां खेत की ओर बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? रामू, भागो रामू, टिड्डियों का झुंड आ रहा है। ये सारी फसल खा जाएंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं इतनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। टिड्डियां रामू के खेत पर हमला करने लगी। हरियाली खतरे में थी। गांव के सभी किसान इकट्ठा हो गए। रामू ने झटपट एक उपाय सोचा। उसने सबको खेत में आग जलाने और तेज धुआं करने को कहा। हमें ज्यादा से ज्यादा धुआं करना होगा ताकि टिड्डियां भाग जाए। बाबा, मैं भी मदद करूंगा। लेकिन रामू, ये कितना असर करेगा? बस भरोसा रखो, हमें अपनी फसल को बचाना ही होगा। चारों ओर धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे टिड्डियां वहां से हटने लगी। रामू और गांव वालों ने मिलकर अपनी फसल को बचा लिया। सुबह होते ही रामू ने राहत की सांस ली। टिड्डियां का हमला खत्म हो चुका था और खेत को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। रामू, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। जब तक इंसान हिम्मत न हारे, कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अब तो हमारी फसल और अच्छी होगी और हम खूब मजे करेंगे। गर्मियों की सुबह थी। रामू अपने खेत में खड़ा था, जहां उसकी मेहनत की सुनहरी फसल लहलहा रही थी। कटाई का समय अब आ गया था। गांव के दूसरे किसान भी उसे बधाई देने आए। रामू, तेरी मेहनत रंग लाई। ऐसे फसल तो सालों में देखने को मिलती है। हाँ, सच में, अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमीर तो मैं पहले ही था, क्योंकि मेरे पास मेहनत और भरोसे की दौलत जो था। रामू ने दरांती उठाई और पहला पौधा काटा। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, लेकिन अभी एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। गांव का जमींदार चौधरी रामू की सफलता से जल रहा था। वो नहीं चाहता था कि रामू आगे बढ़े। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। इस बार रामू की फसल बच गई, पर उसके फसल को मैं मंडी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। क्या हुक्म है मालिक? उसके अनाज के गोदाम को आग लगा दो। देखते हैं फिर कैसे वो अपनी मेहनत का फल चखता है। रात होते ही चौधरी के आदमी चोरी छिपे रामू के अनाज भंडार में आग लगाने पहुंच गए। आधी रात को रामू गहरी नींद में था। तभी अचानक
बाहर शोर मचने लगा। जब वो भागकर बाहर आया तो देखा कि उसका अनाज भंडार आग की लपेट में घिरा हुआ था। रामू, रामू, हमारी पूरी फसल जल रही है। बाबा, अब क्या होगा? घबराओ मत, हम सब मिलकर इसे बुझाएंगे। गांव के सभी लोग रामू की मदद के लिए दौड़ पड़े। बाल्टी, मिट्टी, कपड़े, जो हाथ लगा उससे आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन बहुत सा अनाज जल चुका था। रामू थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू, ये जरूर किसी की साजिश थी। हाँ, मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा जल गया, पर मेरा हौसला नहीं। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हारी बची हुई फसल को मंडी तक पहुंचाने में हम सब साथ देंगे रामू। गांव वालों के समर्थन से रामू को नई ताकत मिली। अब उसे और भी ज्यादा विश्वास था कि अपनी मेहनत का पूरा फल वो पाएगा। रामू के अनाज के गोदाम में आग लगने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने बची हुई फसलों को इकट्ठा किया और गांव वालों के साथ मंडी जाने की तैयारी करने लगा। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए तैयार थे। रामू, चिंता मत कर, हम सब तेरी फसल को मंडी तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। हाँ, तू अकेला नहीं है रामू। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। गांव वाले बैलगाड़ियां में अनाज लादकर मंडी की ओर रवाना हुए। चौधरी और उसके गुंडे दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। रामू जब मंडी पहुंचा तो वहां के व्यापारी उसकी फसल देखकर दंग रह गए। अनाज की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि हर कोई उसे ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार था। रामू, तुम्हारी फसल बेहतरीन है, मैं बाजार से ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। नहीं, मैं उसे और ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का फल है। आखिरकार रामू ने अपनी फसल अच्छे दामों पर बेच दी और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जब रामू गांव लौटा तो चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी और अब पूरा गांव रामू की इज्जत करता था। रामू, मुझे नहीं लगा था कि तू सच में इतना आगे बढ़ जाएगा। चौधरी साहब, मेहनत और सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीतता वही है। और अब पूरा गांव रामू से सीख लगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चौधरी सिर झुकाकर चला गया। गांव वालों ने तालियां और जयकारों के साथ रामू को सम्मानित किया। शाम के समय रामू अपने आंगन में बैठा था। सरला, मोहन और गुड़िया उसके पास बैठे थे। घर की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई थी और सरला के चेहरे पर संतोष था। रामू, तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नई जिंदगी दी है। बाबा, अब मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह मेहनती बनूंगा। और मैं भी बनूंगी। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती, बस सच्चे दिल से काम करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे खुद भगवान रामू की मेहनत को सलाम कर रहे हो। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक गरीब किसान जिसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत साल पहले शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक गरीब बढ़ई अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। विक्रम बहुत मेहनती था
लेकिन अपनी दुकान न होने के कारण वो दूसरों के लिए फर्नीचर बनाकर मुश्किल से गुजारा करता था। हाल के महीनों में उसका काम बहुत मंदा चल रहा था। घर में खाने की भी तंगी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा था। संध्या का समय था। विक्रम का घर, अंदर जलती हुई एक धीमी रोशनी, बाहर हल्की ठंडी हवा। विक्रम, आज कुछ काम मिला? नहीं, किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि इस बार व्यापार बहुत कमजोर चल रहा है। इसी बीच उनका बेटा अर्जुन भागता हुआ आता है। पिताजी, इस बार मेले में मुझे लकड़ी की तलवार दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस बार जरूर दिलाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं थे। रात का समय था। ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। बाहर एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। बेटा, बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुमित्रा के पास खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने झिझकते हुए बचा हुआ भोजन साधु को दे दिया। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक चमचमाती अंगूठी निकाली और विक्रम के हाथ में रख दी। ये तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इसे रात में कभी मत पहनना। विक्रम ने जैसे ही अंगूठी पकड़ी और मन ही मन सोचा, काश हमारे पास खाने को कुछ होता। तभी सामने गर्म गर्म खाने की थाली प्रकट हो गई। पिताजी, ये जादू कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सच में कोई चमत्कारी अंगूठी है। समय बीतता गया। विक्रम ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया और गांव में एक बड़ी फर्नीचर की दुकान खोल ली। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई, लेकिन गांव का सबसे लालची और धूर्त आदमी सेठ कैलाशनाथ ये देखकर परेशान था। कैसे एक मामूली बढ़ई इतनी जल्दी अमीर बन गया? उसने अपने नौकरों को विक्रम की जासूसी करने को भेजा। एक रात नौकरों ने देखा कि विक्रम अंगूठी उतार कर सो जाता है। यही सही मौका है। उसने चोरी छिपे विक्रम के घर में घुसकर अंगूठी चुरा ली। अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। अंगूठी, मुझे ढेर सारा सोना दे दो। अचानक अंगूठी तेज लाल चमकने लगी और उसके हाथ जलने लगे। आग, आग, ये क्या हो रहा है? कमरे में रहस्यमयी धुआं फैल गया। तभी साधु की परछाई प्रकट हुई। ये अंगूठी नेक इंसानों के लिए है, लालचियों को ये दंड देती है। मुझे माफ कर दो, मैं इसे गांव के तालाब में फेंक दूंगा। सेठ ने अंगूठी तालाब में फेंक दी, लेकिन अगले ही दिन उसके पूरे घर में आग लग गई और वो कंगाल हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। विक्रम ने मंदिर जाकर पुजारी को सब कुछ बताया। ये अंगूठी किसी आम इंसान के पास नहीं रह सकती। इसे पवित्र स्थान में हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। विक्रम ने अंगूठी को गहरे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। तभी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अब ये दुनिया लालच से मुक्त होगी। लेकिन क्या ये सच में गुम हो गई या कोई और इसे फिर से खोज निकालेगा? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, किसी जादू से नहीं। और लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चोर से चतुराई। महल में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं पेश आ रही थी। खजाने से कोई चोर खजाना चुरा कर ले जाता।
अभी तक कोई चोर को पकड़ नहीं पाया था। आप लोग के महल में होते हुए भी कोई चोर चोरी करके खजाना ले जाता है और आप लोग को खबर तक नहीं होती। आप लोग के महल में होने का क्या फायदा जब आप अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाए। इस वक्त राजा के सामने राज ज्योतिषी, विशेष मंत्री और सेनापति मौजूद थे। राजा, मैंने अब उस चोर को पकड़ने की एक तरकीब सोच ली है। उस तरकीब पर अमल करके मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। राजा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चोर पकड़ा जाए। मैं रात को पहरा दिया करूंगा। मैं भी चौकन्ना रहूंगा। मैं महल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखूंगा। मुझे इतना विश्वास है कि यह काम महल में रहने वाले किसी व्यक्ति का नहीं है, यह काम बाहर के व्यक्ति का है, और वो कौन है मैं आपको जल्द ही इसका पता बताऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं तुम लोग क्या करते हो। राज ज्योतिषी, आप बताइए आपके दिमाग में कौन सा विचार आ रहा है जिस पर काम करके आप चोर को पकड़ सकते हैं। ज्योतिषी ने जब अपना विचार बताया तो राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। इससे तो वह चोर पकड़ा जाएगा। आप आज ही ये काम कर दें। ज्योतिषी ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। उसने काम मुकम्मल करके सब लोगों को मना कर दिया कि कोई भी खजाने वाले कमरे में नहीं जाएगा। खजाने के पास सेनापति भी मौजूद था और विशेष मंत्री भी। अब अगर उनकी मौजूदगी में भी कोई खजाने वाले कमरे में दाखिल हो जाता तो वो लाजमी पकड़ा जाता। ज्योतिषी, अगर आज वो चोर आया तो मैं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज तो उसे पकड़ कर ही रहूंगा। पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ था। जब राज ज्योतिषी को बाहर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी तो वो अपने कमरे से निकलकर आ गया। अरे, मेरा विचार तो काम कर गया। मैंने आज खजाने वाले कमरे में ये पीला रंग का पानी डालकर गिरा दिया था ताकि जो भी कमरे में जाकर वापस आएगा उसके कदमों के साथ निशान भी जरूर आएंगे। राज ज्योतिषी पांव के निशान पर चलने लगा। वो निशान देखकर पहले तो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा वहम है। ऐसा सच कैसे हो सकता है? मैं इंसान पर चलकर देखता हूं, ये कहां खत्म होते हैं। मगर ये निशान राजा के कमरे के पास जाकर खत्म हो गए थे। इसका मतलब ये जो मैं समझ रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या, महल में किसी को भी इस हरकत की उम्मीद नहीं होगी। आज तो वो खजाना लूट कर ले गया, मगर दोबारा वो पकड़ा जाएगा। अब मैं उसका कोई और बंदोबस्त करूंगा। अगले दिन महल में बहुत शोर था। राजा बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम तीनों ने कहा था कि चोर को पकड़ लोगे, मगर तुम तीनों में से कोई कामयाब नहीं हुआ। राजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इतने लोगों में बात करना मुनासिब नहीं है। और फिर राज ज्योतिषी ने अकेले में राजा को कुछ कहा। पहले तो वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने राज ज्योतिषी की बात कर सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह लें, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। अगले दिन खजाने वाले कमरे में बड़े बड़े मटके रख दिए गए थे। कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो वो राजा उसे सख्त सजा देंगे। 2 दिन तो शांति से गुजर गए और एक दिन रात को महल किसी के चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठा। राज ज्योतिषी अपने कमरे में था। आवाज सुनकर वो मुस्कुराने लगा। मेरा विचार कामयाब हो गया, चोर पकड़ा गया। सब लोग भागते हुए जब खजाने वाले कमरे में गए तो वहां एक आदमी था जिसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत चिल्ला रहा था। जल्दी से उसके हाथ से जहर निकालने का बंदोबस्त करो, वरना वो मर जाएगा। चोर पकड़ा गया था। अभी तक उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था। कोई पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। लेकिन जब राज ज्योतिषी ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो वो सेनापति निकला। ये देख सब दंग रह गए। हाँ महाराज, यह सेनापति ही असल चोर है।
मुझे उस दिन ही शक हो गया था सेनापति, आप ही हो। सेनापति, यदि ये सत्य है तो हम आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। राज ज्योतिष आप बताएं, आखिर आपको कैसे पता कि सेनापति ही चोर है? राजा के साथ साथ विशेष मंत्री और महल के लोगों ने राज ज्योतिषी से पूछा कि उन्हें सेनापति पर कैसे शक हुआ। जब मैंने बताया था कि मैं खजाने वाले कमरे में रंग फेंक दूंगा, जो भी वहां से वापस आएगा उसके कदमों के निशान उसे पहचान लेंगे। उस वक्त आप और सेनापति मौजूद थे। इसका मतलब था कि आप दोनों में से कोई था, क्योंकि पांव के निशान राजा के कमरे के पास जाकर रुक गए थे। यह मुझे भटकाने की साजिश थी, मगर मैं पांव के निशान देखकर चौंक गया। निशान बहुत बड़े बड़े थे। सेनापति के पांव बड़े हैं मगर आपके छोटे। इस तरह मैंने सेनापति को पहचान लिया, फिर उनकी सच्चाई सबके सामने ले आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सेनापति कि तुमने हमारे भरोसे को इस तरह तोड़ा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप पकड़े ना जाते तो यही चीज दोबारा करते। अब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी, ऐसी कड़ी सजा जिसे देखने के बाद कोई भी ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना कर सके। मेरा हुक्म है, इस देशद्रोही सेनापति को फांसी की सजा दी जाए। नहीं नहीं, कृपया करें महाराज, ऐसी सजा न दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी तो मेरे बगैर मर ही जाएगी। मुझे माफ कर दें महाराज, मैं लोभ में आ गया था, ऐसी गलती कर बैठा था। महाराज, आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है महाराज। मेरे अनुसार सेनापति को फांसी की नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा से सेनापति को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। यह सजा सेनापति के काम, उनके परिवार के लिए अधिक बड़ी होगी। वो कैसे? फांसी की सजा से सेनापति को केवल मात्र कुछ पलों का दुख सहना पड़ेगा, परंतु कारावास की सजा में ये आजीवन दुख सहेंगे और अपने किए पर पछतावा करने का इन्हें मौका मिलेगा। आपने सही कहा, सेनापति को आजीवन कारावास की सजा हो, क्योंकि सेनापति अर्थात वो शख्स जो सबकी रक्षा करता है, सेना पर नजर रखता हो, और इन्होंने तो सेनापति होकर चोरों वाला काम कर दिया। परंतु ज्योतिषी, आपकी चतुराई से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं। मैं आपको प्रसन्नता से 1000 सोने के सिक्के के साथ सम्मानित करने का ऐलान करता हूं। धन्यवाद, किंतु महाराज इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य है, मैं इसके लिए कोई मूल्य नहीं ले सकता। ये महाराज अपनी प्रसन्नता से दे रहे हैं। रख लीजिए ज्योतिषी, आप इसके अधिकारी हैं। आखिर आपने चोर के साथ चतुराई जो की है। विशेष मंत्री की ये बात सुन महल में सभी लोग हंसी के ठहाके लगाने लगते हैं और ज्योतिषी की चतुराई से एक बार फिर से महल में सुख शांति छा जाती है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।